तो अब भारत कूटनीति का खेल छोटे स्तर पर नहीं बल्कि बड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने लगा है। और इस बार इस रणनीति का केंद्र बना है साइप्रस, एक छोटा सा देश जो तुर्की की सबसे कमजोर नस है। दरअसल वो तुर्की जो पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा, आज उसी तुर्की को भारत ने उसके ही पड़ोसी साइप्रस के जरिए घेरना शुरू कर दिया है। न कोई शोर, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, बल्कि एक शांत लेकिन सटीक योजना जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे साइप्रस पहुंच गए। और साइप्रस में जो घटनाएं घट रही हैं वो तुर्की को एकदम झकझोर कर रख दे रही हैं। यह अचानक हुई यात्रा कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बेहद सोच समझकर बनाई गई रणनीति है, जिसका मकसद सिर्फ इतना है, तुर्की जैसे देशों को यह बताना कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा बल्कि उस ताकत से जवाब देगा जो दुश्मन की रीढ़ तक हिला दे। तो आइए इस पूरी रणनीति और डेवलपमेंट को समझते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये तो आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए इससे बड़ी मदद मिलती है। असल मायनों में देखा जाए तो अब भारत अपनी असली कूटनीति का इस्तेमाल करने लगा है, और यह इस्तेमाल कब और कैसे हो रहा है उसे समझने के लिए आपको इस मैप को ध्यान से देखना होगा। इस मैप में जो पिंक कलर से हाईलाइटेड इलाका है वो हमारा भारत है, और भारत के उत्तर पश्चिम में थोड़ा आगे बढ़ने पर जो येलो कलर से दिखाया गया इलाका है वो है तुर्की। और तुर्की के ठीक दक्षिण में जो छोटा सा पीले रंग का हिस्सा दिख रहा है वही है साइप्रस। ये साइप्रस समुद्र के बीचों बीच स्थित एक बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर देश है, जिस पर तुर्की ने सालों पहले जबरदस्ती कब्जा कर लिया था, खास तौर से इसके उत्तरी हिस्से पर। तभी से साइप्रस और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है, और अब भारत इस खटास का फायदा उठा रहा है, ठीक उसी तरह जैसे उसने आर्मेनिया को अपना मित्र बनाकर तुर्की के पूर्वी बॉर्डर पर सैन्य साझेदारी की थी। अब भारत साइप्रस को साथ लेकर तुर्की के पश्चिमी मोर्चे पर दबाव बनाने में जुट गया है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिसने तुर्की को अंदर तक हिला दिया है। पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 23 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस की यात्रा की है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत और तुर्की के रिश्ते कश्मीर मुद्दे को लेकर तनावपूर्ण हैं। यानी तुर्की को अब समझ आने लगा है कि भारत एक ऐसी जाल बिछा रहा है जिसमें घुसने के बाद ना तो वो कश्मीर पर बकवास कर पाएगा और ना ही भारत को आंख दिखाने की जरूरत। दूसरी बड़ी बात है कि साइप्रस भले ही भौगोलिक रूप से एशिया में हो, लेकिन राजनीतिक और आर्थिक रूप से यह यूरोप के अधीन है। और यही वजह है कि यूरोप की सबसे बड़ी बैंक यूरो बैंक अब मुंबई में अपना ऑफिस खोल रही है। यानी भारत और साइप्रस के बीच एक मजबूत आर्थिक ब्रिज बन रहा है, जिससे भारत के व्यापारी और कंपनियों को यूरोप की मार्केट में प्रवेश मिलेगा, वो भी आसानी से। और इतना ही नहीं, यूरो बैंक अब भारत का यूपीआई सिस्टम भी इनेबल करने जा रही है, जिससे साइप्रस भारत के डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। इसके साथ ही साइप्रस भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेटवे भी बनता जा रहा है। दरअसल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है वो साइप्रस के बिल्कुल नजदीक से होकर गुजरता है। ऐसे में साइप्रस को शिप फ्यूलिंग स्टेशन, कंटेनर टर्मिनल और मिडवे हब के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, और यह सब बिना तुर्की की मदद के। यानी भारत को अब मिडिल ईस्ट और यूरोप तक व्यापार पहुंचाने के लिए तुर्की से रास्ता नहीं लेना पड़ेगा, जिससे सुरक्षा का खतरा भी नहीं रहेगा और तुर्की की अहमियत भी घटेगी। अब सोचिए, भारत अगर साइप्रस के जरिए यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बीच एक व्यापारिक धुरी बन जाए तो क्या तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को गुस्सा नहीं आएगा? लेकिन असल चौंकाने वाली बात तो अभी बाकी है। पूर्वी भूमध्य सागर यानी ईस्ट मेडिटेरेनियन में हाल ही में प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए गए हैं, और साइप्रस अब एनर्जी सेक्टर में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। वहीं दूसरी ओर तुर्की भी उसी इलाके में गैस ड्रिलिंग कर रहा है, जिससे दोनों देशों में तनाव और बढ़ गया है। ऐसे में अगर भारत साइप्रस के साथ मिलकर इस गैस एक्सप्लोरेशन में उतरता है तो उसे एक नया ऊर्जा स्रोत मिल सकता है, और वह भी तुर्की को दरकिनार करते हुए। और भारत ऐसा करना चाहता भी है, क्योंकि हमारी नेचुरल गैस की 45% जरूरतें अब भी इंपोर्ट से पूरी होती हैं। ऐसे में डाइवर्सिफिकेशन यानी ऊर्जा स्रोतों को अलग अलग देशों से लाना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि भारत साइप्रस के साथ मिलकर काम करता है तो उसे सिर्फ एनर्जी का फायदा नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और रणनीतिक दोस्त भी मिलेगा। अब अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो 2026 में साइप्रस को यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता मिलने जा रही है, और अगर भारत पहले से ही उसके साथ अच्छे रिश्ते बना लेता है तो भारत को यूरोपीय नीति निर्माण में भी
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव मिलने लगेगा। और इसी दौरान भारत और यूरोप के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। इसका मतलब यह कि जल्द ही भारत यूरोप को अपने माल बिना किसी ड्यूटी के एक्सपोर्ट कर पाएगा और इसमें साइप्रस भारत का सबसे बड़ा सहयोगी बनकर उभरेगा। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत को साइप्रस के साथ सिर्फ आर्थिक साझेदारी तक सीमित रहना चाहिए या वहां डिफेंस सेक्टर में भी कदम बढ़ाकर तुर्की पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहिए? क्या भारत को वहां हथियारों की डील करनी चाहिए? क्या भारत को तुर्की के दोनों तरफ साइप्रस और आर्मेनिया को हथियार देकर उसे चारों ओर से घेर लेना चाहिए? आपको क्या लगता है? क्या भारत अब अपनी चुपचाप लेकिन करारा जवाब देने वाली रणनीति को और तेज कर रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके मित्रों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी भारत की नई रणनीति की जानकारी मिल सके। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।